नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। शुरुआत कुछ अहम खबरों से करते हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल हादसे में राहत और बचाव कार्य निरंतर पर जारी है। अब कई जगह से ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है ताकि मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से टनल का निरीक्षण किया है। साथ ही राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि जितने भी विकल्प हैं उन सभी विकल्पों पर काम हो रहा है और सभी विशेषज्ञों की टीम काम कर रही है। सीएम ने कहा जितने भी विशेषज्ञ हैं वो लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में उनके मॉनिटरिंग में लगातार इस पर काम चल रहा है। सीएम ने कहा कि श्रमिक भाइयों का जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। उनको बाहर निकालने के लिए राज्य सरकार पर हर संभव कोशिश कर रही है। जितनी भी एजेंसी है वह एजेंसियों से मदद ली जा रही है। सभी प्रकार के जितने भी विकल्प हैं उन सभी विकल्पों पर काम हो रहा है और सभी विशेषज्ञों की टीमें यहाँ पर काम कर रही है। जितनी भी विशेषज्ञता है सभी लगाई जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में, उनकी मॉनिटरिंग में लगातार इस पर काम चल रहा है। श्रमिक भाइयों का जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। उनको बाहर निकालना, उस काम के लिए राज्य सरकार हर संभव जितनी भी एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को संपूर्ण मदद देने के लिए तैयार है। संपूर्ण मदद दी जा रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो आएँ, क्योंकि उनका वास्तव में समय बीतने के साथ साथ उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं और पारिवारिक जनों के ऊपर भी जिस प्रकार का वो महसूस कर रहे होंगे, जिस प्रकार की परेशानी है उसको महसूस किया जा सकता है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उनको बाहर निकाला जाए। उस काम को हर तरीके से करने का काम हो रहा है। सर, एक बार आज दोबारा आप जा रहे हैं विजिट के लिए, किस तरीके से आप देखिए, वहाँ वैसे तो विशेषज्ञ सभी काम कर रहे हैं। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि वहाँ पर कम से कम बीच में जाया जाए, डिस्टर्बेंस कम से कम हो। लेकिन चूंकि मौके पर परिजन भी आए हुए हैं, अन्य लोग भी आए हैं, एजेंसियां भी काम कर रही हैं और आज भारत सरकार के माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी भी आ रहे हैं, तो मैं उनके साथ वहाँ जा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 जिंदगियों को बाहर निकालने के लिए हर मोर्चे पर ऑपरेशन गतिमान है। बीते 9 दिनों से टनल के अंदर कैद 41 जिंदगियों तक पहुंचने के लिए भारत और राज्य सरकार के विशेषज्ञ और एजेंसियां रात दिन जुटी हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। हालांकि विशेषज्ञ टनल के अंदर मजदूरों तक पहुंचने के लिए 6 बिंदुओं पर काम कर रही है। अब टनल ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हो गई है, जिसकी सीमा सड़क संगठन ने कुछ घंटों में 1.5 किलोमीटर तक तैयार किया है। विशेषज्ञों की माने तो सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अभी भी 41 जिंदगियों तक पहुंचाने में 30 घंटे ज्यादा समय लग सकता है। तो आपको बता दें, अभी भी टनल का जो मामला है, जो मजदूर फंसे हुए हैं वो अभी निकाले नहीं गए हैं और उनको निकालने का काम जो है लगातार जारी है। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे, जो सिलक्यारा टनल में फंसी 41 जिंदगियां हैं उनको निकालने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है वो लगातार कोशिश कर रही है। बीते 9 दिनों से वो टनल में फंसे हुए हैं, टनल के अंदर कैद हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए भारत और राज्य सरकार के जो विशेषज्ञ हैं, जो एजेंसियां हैं, वो रात दिन इस काम में जुटी हैं कि कब उन मजदूरों तक पहुंचा जाएगा, कब उन 41 जिंदगियों को जो है वो बाहर सुरक्षित निकाला जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़ गए हैं। इस वक्त धनराज गर्ग जी जुड़ चुके हैं। धनराज, 9 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक जो सफलता है वो नहीं मिली है। 41 जिंदगियां जो हैं वो टनल के अंदर हैं। आखिर कब तक इन्हें सफलता मिलने की संभावना है और किस गति के साथ कार्य चल रहा है? बिल्कुल, देखिए शीतल, जिस तरीके से देखा जाए आज 9 दिन बीत चुके हैं कि जो टनल के अंदर हादसा हुआ था उत्तरकाशी में, वो उसमें अभी तक कोई सफलता हासिल होती हुई नहीं नजर आ रही है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो रेस्क्यू टीम है वहां पर रेस्क्यू कार्य जरूर चला रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने भी इस पर अपनी नजर बनाई हुई है। पूरा रेस्क्यू कार्य केंद्र सरकार ने अब अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन राज्य सरकार भी कहीं ना कहीं इसमें सहयोग कर रही है। और अब देखिएगा कि 3 मशीनें पहले से ही मंगाई गई थी जो विफल होती हुई नजर आई। अब 4थी मशीन वहां पर कार्य कर रही है और जो विशेषज्ञ
विशेषज्ञों की टीम वहां पर पहुंची है वो अब 6 बिंदुओं पर काम कर रही है, यानी कि 6 जगहों से रास्ता बनाने की कोशिश उस टनल के अंदर की जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नितिन गडकरी कल निरीक्षण पर पहुंचे थे और उन्होंने सभी जो अंदर मजदूर हैं उनको निकालने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि जल्द से जल्द उन मजदूरों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि 41 जिंदगी अभी भी कहीं ना कहीं एक कहा जा सकता है कि जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, क्योंकि अंदर के हालात सिर्फ वही लोग बता सकते हैं कि किस तरीके से वो अंदर रह रहे हैं, क्योंकि वहां पर खाने पीने की दिक्कत जरूर होती है और ऑक्सीजन की भी दिक्कत सामने आ रही है। हालांकि शासन प्रशासन ने खाने पीने के लिए उनके जो पाइपलाइन है उसके माध्यम से खाने पीने की सामग्री उन तक पहुंचाई जा रही है, ऑक्सीजन उन तक पहुंचाई जा रही है और किसी भी तरह की दिक्कत ना हो तमाम बिंदुओं पर कहने की जो एजेंसियां हैं वो लगातार वहां पर कार्य कर रही हैं। बिल्कुल धनराज, एक बात जानना चाहेंगे, जो खराब मशीनों की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से मशीनें खराब हुई हैं, आखिर क्या परिस्थितियां रही हैं जिस वजह से वो मशीनें खराब हुई हैं और अब वर्तमान में जो प्रेजेंट सिचुएशन है वहां की, किस तरह से और किन मशीनों से काम किया जा रहा है? क्या कुछ और तकनीकी रूप से सशक्त मशीनें वहां पर मंगाई गई हैं? बिल्कुल शीतल, देखिए जिस तरीके से मशीनों की बात करें, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि लगातार विदेशों से भी मशीनें वहां पर आ रही थी और अभी जो 3 मशीनें खराब हुई हैं उनका कारण यही रहा है कि जो चट्टाने हैं वो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं और जितना मलबा नीचे से हटाया जा रहा है उतना ही ऊपर से आ जा रहा है, इसलिए वो मशीनों में थोड़ा तकनीकी खराबी आई है। लेकिन वही देखे अब चौथी मशीन जो मंगाई गई है वो एक बड़ी तकनीकी के साथ मंगाई गई है और वो कहीं ना कहीं अब काम करती हुई नजर आ रही है और माना जा रहा है कि 30 से 32 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं उन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना यही है कि अभी मात्र 30 से 32 घंटे लगेंगे और उसके अंदर ही उन मजदूरों को वहां से निकाल लिया जाएगा। तो इसलिए कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है या फिर राज्य सरकार है लगातार वहां पर कार्य जरूर कर रही है, लेकिन देखिए परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उसमें कोई ना कोई दिक्कत जरूर आती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र और चट्टाने बड़ी बड़ी हैं, तो ऐसे में दिक्कतों का सामना जरूर रेस्क्यू टीमों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल धनराज, अब खबर यह भी आ रही है कि टनल के ऊपर से उसको जो है वो ड्रिलिंग मशीन लगाई गई है, ड्रिलिंग की जा रही है। क्या लगता है कितने घंटों का ये काम और है? क्योंकि जो खबरें हैं उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 30 घंटे और लग सकते हैं उन 40 से 41 जिंदगियों तक पहुंचने के लिए। क्या वाकई में अब मात्र ये 30 से 40 घंटे का ही सफर हो सकता है? बिल्कुल शीतल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए जो विशेषज्ञ हैं वो अलग अलग तरीके से वहां पर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि 6 बिंदुओं पर अब कार्य किया जा रहा है, यानी कि 6 जगहों से टनल को उन मजदूरों तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। और बात रही ऊपर से ड्रिल करके पहुंचने की, क्योंकि अभी ऊपर से जो सुरंग है उसके ऊपर से ड्रिल मशीन लगाई गई है और वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है और अभी तक जो टीम है वो 1.5 किलोमीटर अंदर पहुंच चुकी है। लेकिन वही जिस तरीके से विशेषज्ञ की बात माने तो उनका साफ तौर पे यही कहना है कि अभी 30 घंटे और लग सकते हैं उन मजदूरों तक पहुंचने के लिए और उनको निकालने के लिए। यदि 30 घंटे के अंदर वो निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशखबरी ये पूरे देशवासियों के लिए होगी। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ी राहत उत्तराखंड और पूरे देश के लिए होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनराज, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये आपको बताना चाहेंगे, जिस तरह से हमारे संवाददाता कह रहे थे कि हो सकता है 30 से 40 घंटे जो विशेषज्ञों के मुताबिक समय दिया गया है, इतना समय और लग सकता है, क्योंकि 6 तरीकों से वहां पर उन लोगों तक पहुंचने की जो कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी यह सफलता जो है वो हाथ लगेगी। उत्तराखंड में 2 दिसंबर से नगर निगमों की जिम्मेदारी जिलाधिकारी और अन्य निकायों का कामकाज एसडीएम रैंक के अधिकारी संभालेंगे। प्रशासक की नियुक्ति 6 माह के लिए की जाएगी। आपको बता दें 1 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। निकाय चुनाव न कराने पर सरकार इनमें प्रशासक तैनात कर देगी। प्रदेश में करीब 84 नगर निकाय के बोर्ड का कार्यकाल 1 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। इस बार चुनाव समय पर नहीं होने के कारण शहरी विकास विभाग आगामी 1 दिसंबर को निकायों में प्रशासन की नियुक्ति करने की तैयारी कर रही है। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि राज्य में निकाय चुनाव सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद होंगे। इसके लिए अभी मतदाता सूची बनाने और निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने का सर्वे चल रहा है। देखिए, चुनाव से पहले हमें कुछ प्रक्रियाएं पूरी करनी होती है। हमारे यहाँ जो मतदाता सूची है वो मुकम्मल करनी होती है। साथ में जो आरक्षण विभिन्न निकायों में जिस प्रकार से होने, वो काम भी अभी चल रहा है। ये काम पूरा होने के बाद चुनाव की संभावनाएं हमारे यहाँ बनती है, तो उस
उसके लिए एक्सरसाइज चल रही है। मतदाता सूची के लिए कह दिया गया है। आरक्षण का काम पहले से चला था, जिसको अभी हम अंतिम रूप जब जैसे ही होगा तो हम जो है फिर चुनाव की तरफ बढ़ेंगे। राजकीय शिक्षक संघ के द्वारा 33 सूत्रीय मांगों को लेकर किया जा रहे आंदोलन की वजह से अब कई चीजें प्रभावित होनी शुरू हो गई हैं। सबसे पहले स्कूलों में 90% प्रभारी प्रधानाचार्य के पद छोड़े जाने के प्रधानाचार्य का कार्य कई स्कूलों में प्रभावित हो गया है। वहीं जिन शिक्षकों के द्वारा खेल विभाग के द्वारा आयोजित होने वाले खेल महाकुंभ में शिरकत कर खेल महाकुंभ को पूरा करवाया जाना था, उनके द्वारा खेल महाकुंभ में शिरकत न किए जाने की वजह से खेल महाकुंभ की आयोजन पर ब्रेक लग गई है। राजकीय शिक्षक संघ का साफ तौर से कहना है कि शिक्षकों का अपनी मांगों को लेकर जो आंदोलन था, उसे आंदोलन के चरण पूरे हो चुके हैं। अब केवल शिक्षक शैक्षणिक कार्य ही करेंगे, उसके अलावा कोई और कार्य नहीं करेंगे। शिक्षकों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर सख्त रवैयों पर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने भी कड़े आदेश जारी किए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि खेल और शिक्षा का स्तर एक समान, ऐसे में शिक्षकों के द्वारा खेल महाकुंभ के आयोजन में शामिल न होना दुर्भाग्यपूर्ण, और यदि अगर शिक्षक केवल शैक्षिक कार्य करने को ही अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं तो खेल भी छात्रों के शैक्षणिक का ही एक हिस्सा है। लगभग हमारे जो है 90% से ऊपर प्रधानाचार्य ने जो परिवार था वो त्याग दिया है संगठन के कहने पर। और रही वेतन कटौती की बात, तो वेतन तो किसी दशा में काट ही नहीं सकते हैं। जो विभाग शासन का जो निर्देश था, जो शासनादेश थे, हम उसी शासनादेश के तहत काम कर रहे हैं। शासन का निर्देश था कि बीएलओ ड्यूटी नहीं करेंगे, तो हम नहीं कर रहे हैं। हमारे विभाग का आदेश था कि जो खेल महाकुंभ है उसमें राज्य के जो शिक्षक के सदस्य हैं वो प्रतिभाग नहीं करेंगे, हम वो नहीं कर रहे हैं। जो हमारे आदरणीय महानिदेशक जी ने, उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं प्रभावित होंगी, तो हमने तो पहले स्पष्ट कहा कि जितने भी छात्र से संबंधित कार्य होंगे वो कतई प्रभावित नहीं होंगे। प्रैक्टिकल होंगे तो हम प्रैक्टिकल कराएंगे, जो परीक्षाएं होंगी हम सुचारू रूप से परीक्षाएं कराएंगे। रही परिवार की बात, गलत तर्क देके गुमराह किया जा रहा है शिक्षकों को या समाज को। परिवार क्षणिक होता है, परिवार 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, ये तो दीर्घकालीन कम से कम 6-6 साल से 7-7 साल से शिक्षक बिना डीडीओ पावर के और बिना वेतन के परिवार संभाले, जो बहुत गलत है, जिसका सीधा प्रभाव उनके शिक्षण कार्य पर पड़ता है। और उसके बाद उनका जब परीक्षा फल खत्म होता है तो विभाग उनके प्रतिकूल प्रविष्टि करता है, उनकी जो वेतन वृद्धि है उसे रोक देता है, तरह तरह को उत्पीड़न करता है। तो शिक्षक तो ठीक उन्हीं बातों का अनुपालन कर रहा है जो दिशा निर्देश शासन और विभाग के द्वारा शिक्षकों को दिए गए। स्पष्ट रूप से बता दें कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी काम को करने से मना नहीं कर सकता। अगर किसी के पास एक कार्य है तो दूसरा कार्य करने के लिए अगर कार्यहित में, जनहित में उसको निर्देश दिए जाते हैं तो कोई मना नहीं कर सकता कि मैं ये नहीं कर सकता, उसको करना ही है। और उसके लिए हमने लिखा भी है कि अगर कोई मना करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसमें कोई दुविधा नहीं है किसी तरह की। अगर कोई काम नहीं करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सबको तनख्वाह मिल रही है और तनख्वाह का जो एक हम कहें कि न्यायिक जो एक नैतिक जिम्मेदारी है वो सभी को पूरी करनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग काम को करेंगे। और जहाँ तक बात है मांगों की, उस पर हम लोगों ने कल बैठक किया था, उसमें एक जो माननीय ट्रिब्यूनल में हमें नोटिफिकेशन एप्लीकेशन लगाने उसको भी हम लगाएंगे। जो एलटी संवर्ग के अंतर्मंडलीय ट्रांसफ़र हैं उसको भी हम लोग प्रस्ताव बना के भेज रहे हैं, उसमें वार्ता हो गई, उसको भी किया जाएगा। और 5400 ग्रेड पे को राजपत्रित जो करने का है वो भी हमने शासन को ऑलरेडी प्रस्ताव बना के भेजा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि दिक्कत कहाँ है, और इस तरह का व्यवहार कि हम ये काम नहीं करेंगे मुझे कहीं से ठीक नहीं लगता। और हम लोग जो शिक्षक संगठन के अध्यक्ष और पदाधिकारियों से वार्ता भी करेंगे बुला करके, और समस्या का समाधान करने की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी को सहयोग करना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से शिक्षा विभाग के शिक्षक गणों द्वारा खेल महाकुंभ को न कराए जाने या उसमें सहयोग न करने की बात जो है वो निकल कर आई है, जिसके कारण से न्याय पंचायत स्तर पर हो रहे खेल महाकुंभ जो 14 या 15 तारीख तक में सभी जनपदों में पूर्ण हो जाने चाहिए थे, वो उनके इस धरना प्रदर्शनों के कारण, सहयोग न देने के कारण वह हो नहीं पाए हैं। इसी के साथ ही हमारे ब्लॉक स्तर पे भी खेल महाकुंभ होने थे, क्योंकि यही न्याय पंचायत स्तर के बच्चे जो है वो ब्लॉक स्तर पे जाने थे। उसकी भी तिथि जो है 15 तारीख से प्रारंभ हो गई है, लेकिन वह भी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। फिर उसके बाद में जिले स्तर पर, उसके बाद में जो है स्टेट स्तर पर ये प्रतियोगिताएं होनी थी। मैं समझती हूँ कि हमारे जो शिक्षकगण हैं वो कहीं ना कहीं
खेल को या स्पोर्ट्स को शिक्षा से इतर मान रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि उन्होंने ये निर्णय लिया है कि हम शैक्षिक कार्य करेंगे लेकिन हम खेल महाकुंभ में सहयोग नहीं करेंगे, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। खेल अपने आप में शिक्षा का अहम अंग है। खेल के माध्यम से ही हमारा बच्चा पूर्णतः शैक्षिक स्तर को ग्रहण करने लायक, मानसिक रूप से फिजिकली फिट बनता है। जो बच्चे स्कूल में अध्ययनरत हैं उन्हीं के लिए ये सारी प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। वो उनके शैक्षणिक सत्र का भी अहम हिस्सा है और खेल महाकुंभ के मैंडेट में भी पहले से यह व्यवस्था है कि शिक्षा विभाग के शिक्षकगण उसमें सहयोग करेंगे। आज नहीं हो पाने के कारण निश्चित रूप से एक असहज स्थिति उत्पन्न हुई है। खेल हतोत्साहित हो रहा है। बच्चों के स्वास्थ्य से भी मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं इसमें खिलवाड़ हो रहा है। आगामी समय में हमें 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी करना है। इन्हीं बच्चों ने आगे चल के उन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग भी करना है। तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है और मैं इसके लिए चीफ सेक्रेटरी को पत्राचार भी कर रही हूँ कि इस अव्यवस्थित जो ये उत्पन्न हुई है इसको ठीक किया जाए और खेल को शिक्षा से अलग ना समझा जाए। खेल या स्पोर्ट्स शिक्षा के और सब्जेक्ट के साथ ही उतना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उसका अंग मानते हुए इसको कराना सुनिश्चित करें। इस प्रकार का जो है पत्राचार चीफ सेक्रेटरी के साथ किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि जल्द इसका समाधान निकलेगा और खेल महाकुंभ जो न्याय पंचायत स्तर पर होने, ब्लॉक स्तर पर होने अथवा जो जिले या स्टेट स्तर पर होने हैं, फिर वो हम लोग भी प्रारंभ कर पाएंगे। निश्चित रूप से आज प्रभावित हुआ है, लेकिन मैं प्रयासरत हूँ कि जल्द समाधान निकले इसका। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देवप्रयाग से पद यात्रा शुरू करेंगे। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के तहत सीता माता सर्किट की पद यात्रा वो करेंगे। 3 दिन तक चलने वाली उनकी पद यात्रा देवप्रयाग से शुरू होकर पौड़ी के फलसवाड़ी तक जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यात्रा के भ्रमण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि यह बुधवार 22 नवंबर को देवप्रयाग संभग पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद वह रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में पूजा करने के बाद पद यात्रा शुरू करेंगे। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से वह बाजार, विदकोटी, नाग मंदिर होते हुए रायका, बाता चौरी जाएंगे। वहां से वह मुछियाली पौड़ी पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन गुरुवार को त्रिवेंद्र मुछियाली स्थित सीता माता मंदिर जाएंगे। यहां से घराकोट, जमालखाल, घुड़दौड़ी, डंडापानी, कठूड़, गैर, नवन, कांडाचार, देवलधार होते हुए लक्ष्मण मंदिर देवल पहुंचेंगे। वहीं 24 नवंबर को लक्ष्मण मंदिर देवल में पूजा करने के बाद कोरसाड़ा होते हुए सीता माता परिपथ सर्किट यात्रा के स्वागत समारोह में शामिल होंगे। फलसवाड़ी स्थित सीता माता समाधि स्थल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उनकी यात्रा का समापन हो जाएगा। राम आगामी 22 नवंबर प्रातः रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग से और सीता परिपथ पदयात्रा का शुभारंभ होगा और ये यात्रा रघुनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर बाहा बाजार, विदाकोटी, सीताकोटी और रात्रि विश्राम मुछाली गांव में होगा। अगले दिन ये यात्रा वाहनों से होगी और मुछाली में सीता माता मंदिर में प्रातः पूजा अर्चना के बाद जामलाखाल, घुड़दौड़ी, डांडा पानी होते हुए रात्रि विश्राम श्री लक्ष्मण मंदिर देवल में होगा। 24 की प्रातः यात्रा लक्ष्मण मंदिर में पूजा अर्चना के बाद श्री वाल्मीकि आश्रम मंदिर और उसके पश्चात मनस्वार मेला फलसवाड़ी में, जहाँ सीता माता का एक छोटा सा मंदिर भी है, वहाँ पर सीता माता का जो समाधि स्थल है वहाँ पर इसका समापन होगा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर शहीद स्थल झूलाघर पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जीवनी पर विस्तृत जानकारी दी और उन्हें आयरन लेडी की संज्ञा देते हुए देश के विकास में किए गए उनके योगदान को भी याद किया गया। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का मसूरी से गहरा नाता रहा है और अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान वह कई बार पर्यटन नगरी मसूरी आई थी।
उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है और आज उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है कि भारत विश्व में अपना अलग मुकाम हासिल कर रहा है। देखिए, आज एक ऐसी महिला का जन्मदिन है जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की तरह, क्योंकि आज रानी लक्ष्मीबाई का भी जन्म हुआ था 1828 में और आज 1919 में इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था। ये दोनों ऐसी वीरांगनाएं रही हैं देश की कि एक ने स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत करी और दूसरी जो हमारी महिला रही है उसने स्वतंत्रता संग्राम में तो प्रतिभाग किया ही किया और वो देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। और जब वो महिला प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। तो हमें समय समय पर ऐसे महापुरुषों को याद करना चाहिए, क्योंकि ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेकर और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का हमें संकल्प लेना चाहिए। और आज के युवाओं को इन महापुरुषों को नहीं भूलना चाहिए। इन महापुरुषों को सिर्फ इतिहास का पन्ना ना बनाकर उनको अपने जीवन में यथार्थ रूप में लेने की कोशिश करनी चाहिए। उनका जो रास्ता था उस रास्ते पर चलने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। के विकास में उनका अहम योगदान देखिए, इंदिरा गांधी जी का मसूरी से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। समय समय पर वो जब प्रधानमंत्री भी रही तब भी इंदिरा गांधी जी मसूरी आती रही, उससे पहले भी आती रही, उसके बाद भी आई। इंदिरा गांधी जी के द्वारा ही जो मसूरी का जो एक स्वरूप था जो खराब हो रहा था, जो क्योंकि यहाँ पे लाइम स्टोन की माइंस थी, तो इंदिरा गांधी जी ने उस बात का संज्ञान लिया और इंदिरा गांधी जी के माध्यम से ही यहाँ की जो लाइम स्टोन की खानें थी वो बंद कराई गई, जिससे आज मसूरी फिर से हरा भरा नज़र आ रहा है। नहीं तो ये मसूरी लाइम स्टोन की खनन से पूरा खाली हो जाता, लेकिन उनके माध्यम से ही, उस समय इंदिरा गांधी जी के माध्यम से ही मसूरी में ये लाइम स्टोन का खनन बंद किया गया, जिससे मसूरी आज भी हरा भरा बना। इधर मंगलौर में लिबरहेडी सहकारी गन्ना विकास समिति की चतुर्थ वार्षिक सामान्य निकाय बैठक आयोजित की गई है, जिसमें पूर्व गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वर आनंद, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई किसान शामिल हुए हैं। समिति चेयरमैन द्वारा समिति की आय का ब्यौरा किसानों के समक्ष रखा गया। किसान की निकाय बैठक में किसानों की समस्या सुनी गई है। पैरोई सत्र शुरू होने के बाद किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए किसानों की समस्याओं पर भी विचार किया गया है। बैठक में गन्ना के समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की मांग किसानों ने की है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गन्ना विकास समिति की नींव किसानों के हितों में रखी गई है। वहीं सरकार भी जल्द गन्ना मूल्य घोषित करेगी। समिति की चतुर्थ वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक थी। 14 वर्ष पूर्व इसका गठन हुआ था। आज सौभाग्य की बात यह है कि आज इस समिति का स्थापना दिवस भी है। तो ये उत्तराखंड की आज पहली समिति बन गई है जिसने वित्तीय वर्ष 2022-23 तक का संतुलन पत्र बना करके और उसका ऑडिट भी करा दिया है और आज उसकी एजीएम भी करा दी है। उत्तराखंड में कोई समिति ऐसी नहीं है जिसका 2023 तक का संतुलन पत्र बन गया, ऑडिट हो गया और एजीएम हो गई। तारीख को जो राज्य की मूल्य निर्धारण परामर्शी समिति है उसकी बैठक है। उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा, उसका परामर्श शासन को जाएगा और शासन निर्णय लेगा। हमारी माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय गन्ना मंत्री से बात इस बारे में वार्ता भी हुई है। उन्होंने कहा है कि इस बार हम गन्ने का जो रेट है वो जरूर बढ़ाएंगे। पर आए हैं, मैं भाई सुशील जी और बहन रेणु जी का स्वागत करता हूं। उन लोगों ने हमारा बड़ा यहां पर बुलाकर सम्मान किया, स्वागत किया। हम सब लोग किसानों के साथ, हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। और जो हमारे लिबरहेडी गन्ना सहकारी समिति है बहुत अच्छा काम किसानों के लिए कर रही है। समर्थन मूल्य घोषणा से पहले एक समिति की जरूरत होती है, एक समिति बनाई जाती है। वो समिति बना दी गई है। वो समिति अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट आने के तुरंत बाद गन्ना मूल्य घोषित कर दिया जाएगा। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।